बुआ का दुखड़ा सुनना मेरी दिनचर्या में शामिल था। रोज दोपहर में वह भन-भनाती हुई चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं सुधा, बेटों को पाल-पोस कर कितने जतन से बड़ा करो और बहुएं उन्हें ऐसे छीन ले जाती हैं, जैसे सब उन्हीं का हो। अरे, हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। आपने तो जैसे कभी किसी को पला-पलाया छीना ही नहीं है। क्यों बुआ? मेरे पति ने अकारण ही हस्तक्षेप कर दिया। आपकी तीनों बेटियां भी तो किन्हीं के पले पलाए छीन कर बैठी हैं। मैंने आंखें तरेर कर पति को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक के वे बोलते ही चले गए। मेरी माँ भी कहती है कि शादी के बाद मैं सुधा का ही होकर रह गया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता। सब बहुओं से इतनी ही जलन होती है तो उन्हें तामझाम के साथ घर लाने की क्या जरूरत होती है? बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेटा किसी और को सौंपना है। जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं एक नया घर बनता है, बुआ, लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, वह भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ का यह सोचना कि वह अभी भी दूध मुआ बच्चा बन उसका पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे, तो उसे यह उसके प्रति अन्याय होगा। ना ना सुधीर, माँ का पल्लू क्यों पकड़े बेचारा राजा बेटा? वह हूर जो मिल गई है पल्लू देने को। बुआ ने हाथ झटक दिया। मैं विषय उलझाना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारों के बाद भी पति मान नहीं रहे थे। वे बोले, हूर लाता कौन है? तुम्ही तो ठोक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देखकर अपनी बहू लाई थी, फिर रोज रोज बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हो? उसे आए 2 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू को लाड प्यार से अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बन पाई थी। लाड प्यार करे मेरी जूती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। देख सुधीर, मुझे विशु का उसकी ससुराल वालों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। 3 दिन से उसका छोटा भाई आया हुआ है, बाहर पढ़ता है ना, इसलिए छुट्टियों में बहन के घर चला आया। तो क्या हुआ, तुम भी 3-3 महीने अपनी बेटियों के घर आती हो। वह तो फिर भी छोटा भाई है। वह मैं तो इलाज कराने ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा की। तुम समय ही तो सुनाती रही हो। क्या तुम्हारा दामाद किसी का पला पलाया बेटा नहीं है? तब तो तुम्हारी समधन भी तुम्हारी तरह ही चीखती चिल्लाती होगी। सुधीर, बुआ का चेहरा फक पड़ गया। उनका चेहरा देख मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी, हमेशा यही सोचती क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं। 2 घड़ी मन हल्का करके भला वे मेरा क्या ले जाती हैं, परंतु पति का उन्हें आईना दिखा देना मुझे अनावश्यक सा लगा। मेरे पति आगे बोले, अपनी बेटी पराए घर में जाकर चाहे जो नाच नचाए, परंतु बहू का ऊंची आवाज में बात करना भी तुम्हें खलता है। अच्छा बुआ, घर में सुख शांति रखने का एक गुरु मंत्र लोगी मुझसे? बुआ कुछ न बोली, गुस्से से इन्हें घूरती रही। पति बात करते रहे, परंतु बुआ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर प्रत्यक्ष में मैं मौन ही रही। समय ने अतीत को पीछे धकेल दिया, परंतु एक घाव सदा मेरे मन पटल पर हरा भरा रहा। चाहती तो पति को फटकार कर बुआ के अपमान पर नाराजगी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा किया नहीं। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। यही बुआ थी जिन्होंने कभी सासू माँ का पैर इस घर में जमने नहीं दिया था। मुझे अपनी सास निरीह गाय सी लगी थी। पता नहीं क्यों सासू माँ ने मुझे कभी अपना नहीं समझा था। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ मेरे सामने शेरनी सी बन जाती थी। शायद अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सासू माँ मुझसे लेना चाहती थी। मुझसे मन की बात कभी न करती और जरा जरा सी बात मेरे पति के कानों में जा डालती, जिसका प्रभाव अक्सर हमारी गृहस्थी पर पड़ता। हम आपस में झगड़ पड़ते, जिसकी कोई वजह हमारे पास होती ही नहीं थी। एक शाम मायके से मेरे भाई की सगाई का पत्र आया तो मैं खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर मेरी प्रसन्नता पर कुठाराघात हो गया।
वे गुस्से में बोली, बस बस, हमारे घर में मायके की ज़्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। मैं अवाक रह गई और पति के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरा मायका समाप्त ही हो गया। कुछ दिन पहली बार पति को माँ पर क्रोध आया था। मेरे मन में अम्मा के लिए संजोया सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह सत्य है कि अम्मा ने जो कुछ अपनी ससुराल में पाया था वही मुझे लौटा रही थी, मगर क्या यह न्याय संगत था? तब इन्होंने अम्मा से कहा, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। अम्मा, तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बिना वजह सुधा का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। उसकी खुशी में भी तो हम खुश होना चाहिए। अरे, विस्फारित आंखें लिए अम्मा मुझे यूं घूरने लगी मानो पति ने मेरी वकालत कर किसी की हत्या जैसा अपराध कर दिया हो। वे तुनक कर बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई है जो मुझे समझाने चला है। जोरू का गुलाम। उसी पल से अम्मा मेरी प्रतिद्वंदी बन गई। कभी रुपए चोरी हो जाने का इल्जाम मुझ पर लगता और कभी यह आरोप लगता कि मैं अपनी नंदों की पूरी देखभाल नहीं करती। धीरे धीरे पति ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत जाने पर भी अम्मा मुझे स्वीकार नहीं कर पाई। पति पर जोरू का गुलाम होने का ठप्पा आज भी लगा है। अम्मा और मैं नदी के दो किनारों की तरह जीते हैं। मेरी नंदें घर में अम्मा का पूरा दखल है, मगर मेरे मायके से किसी का आना जाना उन्हें पसंद नहीं है। अम्मा जो स्वयं बुआ और अपनी सास के दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित होती रही, क्या मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं पाई? मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी प्रतिद्वंदी नहीं। बुआ तो चली गई, मगर अपने पीछे कड़वाहट का गहरा धुआं छोड़ गई थी। पति बुरी तरह झल्ला रहे थे। पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया है। 10-10 पुरुष एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेंगी अधिकारों को लेकर लड़ेंगी। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने में औरत को बड़ी तकलीफ होती है। हर घर में तो ऐसा नहीं होता है। मैंने उन्हें टोका, हाँ सच कहती हो। 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू में तालमेल होता होगा, वरना 90% तो ऐसे ही हैं जिनमें अमन चैन नहीं है। सास अच्छी है तो बहू नक चढ़ी है, और कहीं बहू सेवा करने वाली है तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। सत्य तो यह है कि झगड़ा होता ही नहीं, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेटा काबू में रखना हो तो बहू को वश में करो, उससे प्रेम करो। वह बस में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खिंचा चला आएगा। और पति को वश में रखना हो तो क्या बहू को सास को वश में रखना चाहिए ताकि बेटा बहू के वश में रहे? मेरी इसी बात पर पति हंस पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उससे इतना प्यार बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत होती है? मज़ा तो तब है जब पराई को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा है। शादी करके सास अक्सर सुरक्षा के घिर जाती है, बेटे पर हाथ कसने लगती है और बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सब अपनी अम्मा से भी कहा है मैंने, कभी नहीं कह पाया ना, इसलिए तुम्हें समझ रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम भी तो सास बनने वाली हो। कुछ समझी मैं क्या कहती? सिर्फ हंसकर रह गई कि कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी। कहीं मैं भी अपनी बहू को वही ना परोसने लगूं जो मुझे मिलता रहा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिएगा, और ऐसे ही अपने प्यार से मुझे आगे बढ़ाते रहिए।